संगम एकेडमी पे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपने अभी तक रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग और अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण ये दोनों चैप्टर विशेष तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर इन दोनों चैप्टरों में दोस्तों कहीं भी प्रॉब्लम होती है या कोई क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। साथ ही साथ अब ज़रा ध्यान रखिएगा कि अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है आपका दिशा और दूरी। और जो मैं आज आपको क्लास देने जा रहा हूँ ये एक इंट्रोडक्शन की क्लास है कि आपको इसमें जानना है कि दिशा और दूरी में क्या है और कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इन सब की जानकारी मैं आज आपको इस क्लास में दूंगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिशा और दूरी ये एक ऐसा चैप्टर है जिस पर कुछ बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है या एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आप गलती कर देते हैं। अगर आप गलती करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये आपकी वीकनेस बनी हुई है और वही वीकनेस जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को निगेटिव बना रहा है। तो हम जैसा कि हम कहते हैं दोस्तों कि ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। कहते हैं कि इसके फैक्ट को बस समझिए और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक आपको इसमें हमेशा समस्या होती रहेगी और इस समस्या का हल कभी नहीं निकल पाएगा। तो अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो इस चैप्टर में देखिए दोस्तों दिशा और दूरी, इस दिशा और दूरी में हम बात ये करते हैं कि हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। क्योंकि जब भी हम चलते हैं तो चलने के अनुसार ये होता है कि हम किसी दिशा में चलते हैं और वो एक दिशा निश्चित होती है और जब वो दिशा निश्चित होती है तो वहीं पर हमारा काम करता है दूरी। और दूरी क्या है दोस्तों, आप जानते हैं कि एकांक समय में चली गई चाल क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिशा क्या है ये निर्धारित करती है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, और दूरी जो है ये आपके चाल और समय को निर्धारित करती है और उसके अनुसार आप चारों दिशाओं में घूमते रहते हो। और घूमने के अनुसार क्या करते हो दोस्तों, आप देखते हो कि यही जो चार हमारी मूल दिशाएं हैं ये चार की चार दिशाएं 8 दिशाओं में परिवर्तित होती हैं, क्योंकि ये दिशाएं दो दिशाओं के बीच से अपने भाग को दो भाग में डिवाइड कर देती हैं। तो जैसा कि हम बात करते हैं कि दिशा और दूरी में जो हमारे डायरेक्शन हैं वो कितने हैं और क्यों हम इतने ही पढ़ते हैं और जितने होते हैं उतने की हमें जानकारी क्यों नहीं दी जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारी जो मूल दिशाएं हैं ये मूल दिशाएं टोटल आपकी कितनी होती है, 4 होती है दोस्तों। तो जब मूल दिशाएं आपकी 4 होती है तो इसको आप पूर्व कहते हैं, इसको आप पश्चिम कहते हैं, इसको उत्तर कहते हैं और इसको दक्षिण कहते हैं। इतना कहने के अनुसार जब यही 4 दिशाएं देखते हैं तो आप इस 4 दिशाओं में देख रहे हैं कि जो इसका मेन पॉइंट है जिसको आप कहते हो मूल बिंदु, और इस मूल बिंदु से ही दोस्तों आप अदर दिशाओं में भी जाते हो। जैसे अगर हम बात करें कि जब हमारी मूल दिशाएं 4 हैं जो कि सीधी रेखा में हैं, और जब ये सीधी रेखा में है तो ये कैसे अपने आप को 2 भाग में डिवाइड कर देती हैं, और अगर 2 भाग में डिवाइड करती हैं तो कैसे करती हैं। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पूरब और उत्तर, तो पूरब और उत्तर को जब आप 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने के अनुसार ये आपको उत्तर पूर्व मिलेगा, यानी यहाँ से आपका एक दिशा का निर्माण हो गया। इसी तरह अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पूरब और दक्षिण को लेंगे, तो पूरब और दक्षिण को जब देखेंगे कि 2 भाग में हमने डिवाइड किया है तो 2 भाग में डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा, दक्षिण
पूर्व मिलेगा, और जब दक्षिण पूर्व मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि पूर्व और दक्षिण मिल करके एक तीसरी दिशा का निर्माण करते हैं, जो कि आपका क्या है, दक्षिण पूर्व है। यानी अगर इन दोनों के बीच से हम दो भाग कर दें तो ये एक तीसरी दिशा का निर्माण कर देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि उत्तर और पश्चिम में जब इसको दो भाग में डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ से हमारी एक दिशा का निर्माण होगा जिसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिम। और इसी तरह आगे बढ़ें तो हम देख रहे हैं कि पश्चिम और दक्षिण को जब दो भाग में हम डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से भी एक दिशा का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम। इसी तरह कहते हैं दोस्तों कि हमारी जो मूल दिशाएं हैं वो 4 होती हैं, जो कि हमेशा सीधी रेखा में बनती हैं, और सीधी रेखाएं सीधी दिशा दिखाती हैं और सीधी दूरी दिखाती हैं। लेकिन जो हमारी तिरछी दिशाएं हैं, तिरछी दिशा जो होती है हमारी तिरछी रेखा को दिखाती है, और जब तिरछी रेखा को दिखाती है तो इसमें जब भी आप चलेंगे तो सारी की सारी दूरियां तिरछी होंगी। अब बात यह आती है कि हमारी जो दिशाएं थी वो दिशाओं में अगर हम बात कर रहे थे तो मूल दिशा हमारी 4 थी, और 4 को देखते देखते अब आपकी जो वास्तविक दिशा है उस वास्तविक दिशा में अगर हम बात करेंगे तो वास्तविक दिशा आपकी कुल हो जाती है दोस्तों 10। और 10 में जब आप अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के अनुसार आपकी दिशा जो होती है, यानी अध्ययन के अनुसार दिशा, अध्ययन के अनुसार दिशा 8 हो जाती है। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारी जो दिशाएं हैं वो मूल दिशा तो 4 हैं, और वास्तविक दिशाएं जो हैं यानी रियल में जो दिशाएं हैं वो 10 होती हैं। और जब हमारी दिशाएं 10 होती हैं तो हम अध्ययन के समय हमारी दिशाएं 8 क्यों हो जाती हैं? क्या कारण है दोस्तों, और क्यों हम 8 दिशाओं का ही अध्ययन करते हैं? ये हमारी 2 दिशा कहाँ चली जाती है? तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर जो हमने दिखाया है ये टोटल 8 दिशाएं हैं, और 8 दिशाओं में आप ये देख रहे हैं कि जो हमारी 9वीं दिशा होती है वो आपकी आकाश होती है, और जो 10वीं दिशा होती है वो आपकी पाताल होती है, जो कि इसके नीचे स्तर पर होगा। और जब नीचे स्तर पर होगा तो टोटल आपकी 10 दिशाएं आ जाएंगी। अब बात ये आती है कि हमने 8 दिशा को दिखाया, 2 दिशाओं को नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि हमारी जो टोटल 10 दिशाएं हैं वो एक 3D आकृति बनाती हैं। 3D आकृति का मतलब ये होता है कि 3 डायमेंशन, यानी जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। अगर ये तीनों चीजें हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो 3D आकृति है वो बनी हुई है, और बनने के अनुसार हम इसको बोर्ड पे क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं दोस्तों क्योंकि जो हमारा बोर्ड है ये 2 डायमेंशन है, क्योंकि इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। इसीलिए कभी भी आप 2D डायग्राम पर 3D आकृति को नहीं दिखा सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। कोई भी आकृति अगर 3D होगी वो 2D पर कभी भी समाहित नहीं हो पाएगी, वो हमेशा अधूरी ही रहेगी। और यही कारण है कि हम 10 दिशाओं का अध्ययन नहीं करते हैं बल्कि 8 दिशाओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमारी टोटल 10 दिशाएं हैं और वो हम बोर्ड पे दिखा नहीं सकते हैं। और जब हम बोर्ड पे नहीं दिखा सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें 8 दिशाओं को ही दिखाना होगा, और इसी का हमें ज्ञान लेना होगा या इसी का हमें अध्ययन करना होगा। तो इसी तरह दोस्तों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो जरा हम क्या देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो आपने देखा मूल दिशा क्या है, वास्तविक दिशा क्या है, और अध्ययन के अनुसार 8 ही दिशाएं क्यों ली जाती हैं। इतना समझ में आ गया। तो आगे बढ़ें कि अब इसमें जो दिशाएं हैं और वो दिशा है तो उस दिशा पर कहीं ना कहीं दूरी का प्रभाव पड़ रहा है, और जब दूरी का प्रभाव पड़ रहा है तो वो कैसे पड़ रहा है, जरा इसको भी देख लीजिए दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी दिशाएं हैं वो मूल रूप से दिशाएं जो हैं वो क्या हैं, 4 हैं, लेकिन वास्तविक रूप से 10 हैं। और वास्तविक रूप से 10 हैं लेकिन अध्ययन हम सिर्फ 8 दिशाओं का कर रहे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो दिशाएं हैं वो 3D होती है, और 3D होने के अनुसार हम उसे 2D पर
नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए हम 8 दिशाओं का अध्ययन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा इसमें बात करते हैं बाएं दाएं की। तो आप जानते हैं कि अगर हम बाएं दाएं की बात करें तो ये देखिए जरा सा, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे आप कहते हो क्लॉकवाइज। क्या कहते हो दोस्तों? क्लॉकवाइज कहते हो। और जब आप इसको क्लॉकवाइज कहते हो, जिसको हिंदी में कहा जाता है दक्षिणावर्त, और जब इसे हिंदी में दक्षिणावर्त कहा जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो क्लॉकवाइज होता है ये घड़ी की सुई की दिशा को दिखाता है, और जब घड़ी की सुई की दिशा दिखाएगा तो हमेशा दक्षिणावर्त दायां पक्ष दिखाएगा। और जब दायां पक्ष दिखाएगा तो कभी भी आप कोई भी चीज़ अगर क्लॉकवाइज जा रही है तो इसका मतलब आप दाएं पक्ष की ओर जा रहे हैं। और जब यही चीज़ें एंटी क्लॉक में रोटेट होंगी, यानी जब एंटी क्लॉक की कंडीशन आ जाएगी और कोई भी चीज़ अगर एंटी क्लॉक घूम रही है तो एंटी क्लॉक घूमने में आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि एंटी क्लॉक को हिंदी में वामावर्त कहा जाता है, और वामावर्त जो है हमेशा ध्यान रखिए आपके बाएं पक्ष को निर्धारित करेंगी। इसका मतलब ये है कि अगर दिशा में कहीं पर भी अगर आपसे कह देता है कि आप क्लॉकवाइज चलिए तो आप क्या करेंगे? आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए कि हम दाएं पक्ष में चल रहे हैं। और अगर आपसे कह दे कि एंटी क्लॉक चलिए तो इसका मतलब ये है कि आप हमेशा बाएं पक्ष में चलेंगे। बस यही चीज़ ध्यान देना है दोस्तों कि दिशा में चलने पर आपको अपना बायां और दायां विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप बाएं दाएं में कहीं गलती कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए अब इन चीज़ों को हम दिशाओं में जरा रख कर देखते हैं और कंफर्म करते हैं कि हम कैसे दिशा में बायां और दायां पक्ष निर्धारित करते हैं। तो देखिए, जैसे हम पूरब की बात करें तो ये देखिए, ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये देखिए अगर इसको देखा जाए तो आप इसको तो कहेंगे कि ये एंटी क्लॉक है, और जब एंटी क्लॉक है तो एंटी क्लॉक तो ऊपर की ओर भाग रहा है, और जब एंटी क्लॉक आपको ऊपर ले जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि ऊपर की जो भी, या हम कहें कि बाएं साइड की जो भी चीज़ें होंगी वो बाएं पक्ष को निर्धारित करेंगी। ये देखिए पूरब है, अगर देखा जाए तो ऊपर वाला जो पद होगा वो क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। अगर इसके ऊपर का पद देखा जाए तो बायां हो जाएगा, और इसके अगर देखा जाए तो ये बायां हो जाएगा। इसके आगे हम बढ़ें तो ये हमारा बायां हो जाएगा, और जब इसके आगे फिर हम बढ़ेंगे तो बायां हो जाएगा। फिर आगे बढ़े तो आपका क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। और जब ये बायां हो गया दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, क्या ये बायां सही है? नहीं है, क्योंकि बायां इसका इधर नहीं होगा बल्कि इधर होगा। जरा ध्यान दीजिए, तो इसका बायां हम कहाँ लिखेंगे? इधर लिखेंगे। अब ये अगर बायां है तो इसका बायां कहाँ हो जाएगा? तो इसका बायां आपका ये हो जाएगा। और इसके बाएं की बात करें तो इसका बायां ये हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि एंटी क्लॉक दिशा में जितने भी बाएं पक्ष दिखाए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? ऊपर के पक्ष में हैं। और जब ऊपर के पक्ष में हैं तो आप सीधा जानते हैं कि एंटी क्लॉक हमेशा क्या दिखाएगा? बायां पक्ष दिखाएगा। अगर अब हम बात करें दाएं पक्ष की, तो दाएं पक्ष हम कैसे देखेंगे? जरा ध्यान दीजिए, दाएं पक्ष दिखाने के लिए आपको घड़ी की सुई की दिशा में घूमना होगा, और जब आप घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे तो कैसे दिखाएंगे आप? जरा ध्यान दीजिए। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपका पद नीचे का होगा, और जब नीचे का होगा तो वो क्या दिखाएगा? दायां दिखाएगा। जैसे अगर हम पूरब के नीचे की बात करें तो ये दायां आपका हो गया, ऊपर जाइए तो ये आपका दायां हो गया, और अगर उत्तर में आइए तो ये दायां हो गया, और अगर इस पे आइए तो आपका क्या हो जाएगा? ये दायां हो जाएगा, और इसमें आएंगे तो ये दायां हो जाएगा आपका, और इस पे अगर बात करें तो ये दायां हो जाएगा, और इस पे अगर बात करें दक्षिण पर तो ये आपका दायां होगा, और इस पर आ जाएंगे तो ये आपका दायां होगा। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक से हम ये निर्धारित करते हैं कि कौन सा पद हमारा बायां होगा और कौन सा पक्ष हमारा दायां होगा। इस चीज़ पर हमें ध्यान भी देना है और समझना है, ताकि क्वेश्चन जो आए तो उसमें हम बाएं और दाएं पर कभी कोई गलती ना करें, और ना करने के अनुसार हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए? 100% सही हो जाए। तो चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमने अभी आपको बताया है ये हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम जरा बात करेंगे कि दूरी क्या है। तो दूरी भी जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दूरी आप नहीं जानेंगे तो कैसे चलेंगे, क्योंकि दूरी के लिए आपको चाल चाहिए और चाल के साथ आपका समय खर्च होगा, और जब आपका समय खर्च होगा तो इसका मतलब यह है कि तभी आपकी दूरी फाइनल होगी, और जब दूरी फाइनल होगी तब आप जानेंगे कि आप किस तरीके की दूरी में चल रहे हैं, और जिस तरीके की दूरी में चल रहे हैं क्या वो दूरी सही है, और अगर वो दूरी सही है तो कितनी सही है, क्या 100% सही है, ये चीज पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए, अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी किसे कहते हैं, आप सिंपल भाषा में यही कहते हो कि एकांक समय में चली गई चाल क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो आपके परिभाषा में यही बताया जाता है कि एकांक समय में चली गई चाल दूरी कहलाती है। इसका मतलब यह है कि जब हम कहीं चलेंगे या कोई भी चाल अगर हम चलते हैं तो इसका मतलब उस चाल को चलने के लिए हमें अपने कदम को बढ़ाना होगा, और जब हम अपने कदम को बढ़ाएंगे तो वहाँ कोई ना कोई समय हमारा खर्च होगा, क्योंकि चाल और समय का गुणनफल ही दूरी को निर्धारित करता है। बताइए समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूरी के बारे में हमने बता दिया कि जब भी आप चलेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं समय खर्च होगा, और वो समय 1 सेकंड भी हो सकता है, 2 सेकंड भी हो सकता है, या 10 घंटे भी हो सकता है, क्योंकि वो आपके चाल के ऊपर निर्भर करता है कि कितना आप चाल चलते हैं और कितना समय उस पर खर्च हो रहा है। क्योंकि जब ये दोनों आपस में गुणन के रूप में हो जाते हैं तभी आपकी दूरी का निर्माण हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि दूरी कितने प्रकार की होती है, क्योंकि आप डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, और डायरेक्शन में अगर आपको दूरी का ज्ञान नहीं होगा कि दूरी हम कितने प्रकार से इसमें देखते हैं, और आपको आज तक नहीं पता होगा कि दूरी कितने प्रकार की होती है, तो जरा हम आपको बताने जा रहे हैं कि दूरी कितने प्रकार की होती है। अब तक डायरेक्शन में आपने कभी नहीं देखा होगा, ना सुनने को मिला होगा कि दूरी के भी क्या प्रकार होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? दूरी के भी प्रकार होते हैं। देख लीजिए, मैं आपके सामने आपको दिखाता हूं कि दूरी के प्रकार होते हैं और कितने होते हैं। तो दूरी के टोटल जो होते हैं दोस्तों वो 3 होते हैं। पहली जो है आपकी सीधी दूरी है। तो पहली आपकी दूरी जो है दोस्तों सीधी दूरी है, और दूसरी जो है ये तिरछी दूरी है, और तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरी हमारी कुल दूरी है। तो इस तरह से हम पूरे डायरेक्शन में इस 3 दूरियों पर काम करेंगे, और काम करने के अनुसार डायरेक्शन का पता लगाएंगे कि कैसे और किस दिशा में खड़े होकर हम अगले को किस दिशा में देख रहे हैं। तो चलिए अब हम जरा सा बात करेंगे सीधी दूरी क्या है, तिरछी दूरी क्या है, और कुल दूरी क्या है। अब आप कहेंगे सर कि ये कैसे है और ये दूरियां कहाँ से आई? तो जरा आप देख लीजिए, ये दूरियां कहीं बाहर से नहीं आई हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में ही निहित होती है, लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और जब आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि दूरी कैसी दूरी है? तो जरा ध्यान दीजिए, सीधी दूरी क्या होती है भैया, जरा ध्यान दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि सीधी रेखा जो होती है हमेशा आपको सीधी दूरी दिखाएगी, और तिरछी रेखा जो होती है वो हमेशा आपको तिरछी दूरी दिखाएगी। इसका मतलब ये है कि जो सीधी रेखा होगी वो सीधी दूरी दिखाएगी, और जो तिरछी रेखा होगी वो तिरछी दूरी दिखाएगी। और अगर हम बात करें कुल दूरी की तो ध्यान रखिएगा, जैसे आप चलते हैं, यानी जिस रूप में हम कह सकते हैं कि जिस रूप में आप चलते हैं उसी रूप में क्या करना है आपको? उसी रूप में अपनी दूरी को जोड़ते जाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको कुल दूरी निकालना है तो जब आप चलते हैं और जिस रूप में चल रहे हैं और जितनी दूरी तय कर रहे हैं, बस उन दूरियों का योग कर दीजिएगा, वही आपकी कुल दूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया
कि नहीं आया। देखिए अभी आपके मन में शंका होगा कि ये सीधी दूरी कहाँ से आ गई, तिरछी दूरी कहाँ है, कुल दूरी कहाँ है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन में ही सीधी दूरी और तिरछी दूरी निहित होती है, जिस पर आप गौर नहीं करते हैं। और ये जो है ये क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया रहता है कि कुल दूरी क्या है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये 3 दूरियों पर ही बनते हैं, सीधी दूरी, तिरछी दूरी और कुल दूरी। तो चलिए अब हम आते हैं, देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्वेश्चन कैसे होते हैं और उसका हल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि आपको दूरी के बारे में भी जानकारी दे दी गई कि दूरी क्या है, दूरी किसे कहते हैं और दूरी कितने प्रकार की होती है। तो चलिए जैसे मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं कि यदि रमेश अपने घर से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर निकलता है, फिर बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है तथा फिर बाएं मुड़कर बाजार पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि घर से बाजार की दूरी और दिशा क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने हमने क्वेश्चन रख दिया, क्योंकि अभी आप देखते जाइए कि कितने तरीके के इस पर क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि जब ये चैप्टर हम ले करके आएंगे तब वहाँ हम हर चीज़ें आपको डिटेल से बताएंगे और हर एक चीज़ समझाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में कभी कोई दिक्कत ना हो। तो देख लीजिए कि हाँ कि इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं दिशा और दूरी पर, वो कितने होते हैं और कितने प्रकार से बनते हैं। तो जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन रखा है कि यदि रमेश अपने घर से, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को हल करने का सिंपल तरीका देखिए। रमेश का ये घर है और कह रहा है कि रमेश अपने घर से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर निकलता है। तो दोस्तों आप जानते हो कि ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है। यानी हम सीधा कह सकते हैं कि अगर हम पूरब की ओर मुख करके खड़े हो जाएं तो बाएं हाथ की तरफ उत्तर और दाएं हाथ की तरफ दक्षिण, और हमारे पीछे क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उत्तर दिशा में चलाएंगे, क्योंकि 4 किलोमीटर उत्तर में जा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, उत्तर ऊपर है तो हम 4 किलोमीटर चला दिए। अब 4 किलोमीटर चलने के बाद कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब जब बाएं मुड़ता है तो आप जानते हैं कि एंटी क्लॉक, और एंटी क्लॉक ये है आपका, और जब ये आपका एंटी क्लॉक है तो बाएं अगर मुड़ा तो ये मुड़ेगा और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। तथा फिर बाएं मुड़ करके बाजार पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। यानी अब ये फिर बाएं मुड़ेगा तो आप अगर इधर मुड़ा देंगे तो ये आपका क्लॉक हो जाएगा, और इधर अगर मुड़ेगा तो एंटी क्लॉक होगा। और आप जानते हैं कि एंटी क्लॉक हमेशा बायां पक्ष दिखाता है। तो ये बाएं मुड़ा और कितना चला, 4 किलोमीटर चला दोस्तों। और 4 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ पहुँच गया, बाजार पहुँच गया। और जब ये बाजार पहुंच गया तो यहीं से आपकी व्याख्या कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि आगे जो पूछ रहा है वो आपका प्रश्न है। तो जरा ध्यान दीजिए कि आपने देखा कि जहां से आप चले हो, तो इसका मतलब चले कहां से थे, घर से। तो जहां से आप चलते हो वो हमेशा आपका प्रारंभिक स्थान होगा, या इसी को कहा जाता है प्रारंभिक बिंदु। और जहां पे आप स्टॉप ले लेते हो या रुक जाते हो उसी को कहा जाता है
अंतिम बिंदु। और जब इसे अंतिम बिंदु कहा जाता है दोस्तों, तो जरा ध्यान दीजिए कि यही आपका अंतिम स्थान है और अंतिम बिंदु है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि जहां से हमें निकलना है वो हमारा प्रारंभिक स्थान या प्रारंभिक बिंदु होगा, और जहां जाकर के हम रुक जाते हैं वही हमारा क्या होता है, अंतिम स्थान होगा या अंतिम बिंदु होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो जरा ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये जितनी भी दूरियां चली हैं ये समान रूप में चली हैं, और जब समान रूप में चली हैं तो जरा ध्यान दीजिए, ये देखिए आपको ये दूरी दिख रही होगी। तो ये जरा देखिए, जो दूरी है ये दूरी कैसी दूरी आपको दिखाई दे रही है, मुझे बताइए। तो देख रहे हैं आप कि ये जो दूरी दिख रही है ये आपको सीधी दूरी दिख रही है। कैसी दूरी दिख रही है दोस्तों? सीधी दूरी दिख रही है। और आप जानते हैं कि जब सीधी दूरी दिख रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखते ही पता चल गया कि ये दूरी हमारी सीधी है, क्योंकि सीधी दूरी सीधी रेखा दिखाती है। अब जरा ध्यान दीजिए, इतना तो हो गया, और अगर हम पूछें कि ये कितनी दूरी है तो आप कहेंगे अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, और ये भी 4 है तो ये भी 4 होगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 किलोमीटर। तो अब आगे बढ़ेंगे तो बताइए कि घर से बाजार की दूरी और दिशा क्या होगी। तो ये देखिए, हमसे घर से पूछ रहा है कि घर से बाजार की दूरी, तो घर से बाजार की दूरी और दिशा क्या होगी, यानी कि मेन हमारा क्या है, घर, और हमें घर पर खड़ा करके कह रहा है कि जरा बताओ कि जो बाजार है उसकी दूरी क्या है, और जो बाजार स्थित है वो किस दिशा में स्थित है। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, आपने देखा कि दूरी कितनी है, तो सीधा आप कहेंगे कि दूरी 4 किलोमीटर है। और जब यहाँ बात करेंगे दिशा की, तो आप क्या कहेंगे, दिशा इसकी क्या कहेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें भी, बस इतना ध्यान रखिए जहां से पूछेगा वहीं से डायरेक्शन बनाइए। अगर प्रारंभिक स्थान से पूछता है तो प्रारंभिक स्थान से बनाइए, अगर अंतिम स्थान से पूछता है तो अंतिम स्थान से डायरेक्शन बनाइए। तो प्रारंभिक स्थान से पूछा है आपसे कि बाजार किस दिशा में है, तो यहाँ खड़े हो जाइए और डायरेक्शन आप यहीं से बनाएंगे। और जैसे ये डायरेक्शन बनाएंगे तो आपको पता है ये पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, और ये आपका दक्षिण है। अब हम आपसे यहाँ पूछें कि बताइए कि घर से बाजार जो है वो किस दिशा में है। अब यहाँ पे आप खड़े होकर देखेंगे तो बाजार आपको किस दिशा में दिखेगा, पश्चिम में दिखेगा। किस दिशा में दिखा, पश्चिम में दिखा। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे अगर हम जब बढ़ेंगे तो ये विशेष ध्यान रखिएगा कि जो दूरी होती है, चाहे वो प्रारंभिक स्थान से पूछे और चाहे अंतिम स्थान से पूछे, इस पर कभी भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि जो दूरी होती है वो चाहे जिधर से पूछे वो समान होगी, लेकिन अगर दिशा पूछी जाए तो दिशा जो होगी अंतिम स्थान से अलग होगी, और अगर प्रारंभिक स्थान से पूछा जाए तो अलग होगी। जरा देख लीजिए, जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये जो पूछा था आपका घर से बाजार पूछा था कि घर से बाजार किस दिशा में है, तो आपने घर को प्रारंभिक स्थान माना था और यहीं से डायरेक्शन बनाया और यहाँ खड़े होकर देखा कि ये पश्चिम में दिख रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी पे आपसे कहता है कि बाजार से घर की दिशा क्या होगी, तो आप बताएंगे क्या, तो बाजार से जब पूछेगा तो डायरेक्शन यहाँ से बनाएंगे, और जब यहाँ से बनाएंगे तो ये पूरब कहेंगे आप, और ये पश्चिम कहेंगे, ये आपका उत्तर होगा और ये आपका दक्षिण होगा। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के घर को देखेंगे तो घर किधर दिखेगा दोस्तों, तो तुरंत देखिए कि घर आपको किधर दिख रहा है, पूरब दिशा में दिख रहा है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि दूरी समान होगी लेकिन जो दिशा होगी वो भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको भी देख लीजिए क्योंकि आपको पता तो रहे कि डायरेक्शन में क्वेश्चन कितने बनते हैं। और जब आप डायरेक्शन में जान लेंगे कि हाँ इतने तरीके क्वेश्चन बनते हैं तो आपको कभी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी तो मैं इसके बारे में सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। बाकी जो है अभी जब इसके क्लासेस जब चालू होंगी, ये चैप्टर शुरू होगा, तब आपको वहाँ पे क्वेश्चन अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम से जुड़े होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, राम अपने घर से ऑफिस के लिए
ऑफिस के लिए निकलता है तथा 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर अपने ऑफिस पहुंच जाता है। तो बताइए कि ऑफिस से घर की दूरी और दिशा क्या होगी? इसको ध्यान दीजिए दोस्तों। कह रहा है कि राम अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है तथा 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो ये देखिए, ये राम का घर है और ये उत्तर की ओर 4 किलोमीटर निकल गया। ठीक है, जब हमने यहाँ से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर निकाला तो फिर बाएं मुड़कर, ठीक है, अब बाएं मुड़ेगा, एंटी क्लॉक बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा? 3 किलोमीटर चलता है और कहाँ पहुँच जाता है? अपने ऑफिस पहुँच जाता है। ठीक है, और जब ऑफिस पहुंच गया तो यही तो इसका अंतिम बिंदु होगा या अंतिम स्थान होगा, और जहां से निकला है ये प्रारंभिक स्थान या प्रारंभिक बिंदु होगा। अब आपसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। तो बताइए कि ऑफिस से घर की दूरी और दिशा क्या होगी? कहां से पूछ रहा है दोस्तों? ऑफिस से पूछा जा रहा है कि आपके घर की दिशा और दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले आप दूरी देखिए तो कि दूरी कैसी दूरी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो दूरी दिख रही है, कैसी दूरी दिख रही है? तिरछी दूरी दिख रही है दोस्तों। और जब ये आपकी तिरछी दूरी दिख रही है तो आप जानते हैं कि तिरछी रेखा तिरछी दूरी दिखाती है। ठीक है, तो ये आपकी तिरछी दूरी है। तो तिरछी दूरी के लिए दोस्तों क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, देखिए जरा सा। तो पाइथागोरस प्रमेय में आपको मिलता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर हम इनकी भी बात करें, जरा ध्यान दीजिए, ये कर्ण स्क्वायर क्या है? ये कर्ण स्क्वायर हमेशा तिरछी रेखा को दिखाएगा। आधार स्क्वायर क्या होता है? आधार किसे कहते हैं? आधार ध्यान रखिए हमेशा जमीन पर होता है। और अगर हम लंब की बात करेंगे तो ये खंबे की तरह खड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, खंबे की तरह क्या रहेगा? ये खड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, जो कि जमीन पर होता है, और लंब जो होता है ये खंबे की तरह खड़ा होता है। तो अगर हम अब जरा ध्यान दें और इस डायग्राम को अगर हम देखें तो देखने के अनुसार हम ये देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय वहीं लगता है जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। और जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो अगर हम जरा इसको देखिए रोटेट करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और जब ये ऐसा दिखेगा तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगा और ये आपका 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि कर्ण का जो मान होता है, तो कर्ण का जो मान होता है वो क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इनका योग कर देंगे तो हमारा कर्ण स्क्वायर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कर्ण जो है आधार से भी बड़ा होता है और लंब से भी बड़ा होता है। लेकिन अगर आधार और लंब की बात करें तो आधार और लंब में कौन बड़ा होता है? तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में कभी आधार बड़ा हो सकता है या कभी लंब बड़ा हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हम जानते हैं कि कर्ण क्या है। इन तीनों पदों में कर्ण सबसे बड़ा होता है, लेकिन आधार लंब में इन दोनों में अगर तुलना की जाए तो कभी आधार बड़ा हो सकता है या कभी लंब बड़ा हो सकता है। तो आप जानते हैं कि जो जमीन से सटा होता है उसे आधार कहा जाता है, और जो आपका खंबे की तरह खड़ा होता है उसी को लंब कहा जाता है। तो जरा ध्यान दीजिए, हमें निकालना है तिरछी रेखा यानी तिरछी दूरी। तो हम क्या कहेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार दिया है 3 किलोमीटर, ये देखिए है ना, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा दोस्तों। और जरा लंब देखिए कितना है, तो लंब आपका कितना था, 4 किलोमीटर था, तो 4 का 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 9 25 यानी 5 का स्क्वायर, और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 किलोमीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारी दूरी है वो कितनी आ गई, 5 किलोमीटर आ गई। तो दूरी तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब और क्या पूछ रहा है, दिशा बताइए। और दिशा कहाँ से कह रहा है, कह रहा है ऑफिस से घर की दूरी और दिशा। इसका मतलब ऑफिस से पूछा जा रहा है कि जो घर है वो किस दिशा में है। तो जहां से पूछा जाता है डायरेक्शन वहीं से बनाया जाता है। तो ऑफिस से पूछा जा रहा है तो बनाइए डायरेक्शन, ये बन गया, ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ये उत्तर और ये आपका दक्षिण हो गया दोस्तों। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको खड़ा कर दिया गया है, और खड़ा करके आप देख रहे हैं कि उसका घर किस दिशा में दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं तिरछी रेखा दिख रही है, और तिरछी रेखा तिरछी दूरी और तिरछी दिशा निर्धारित करती है। तो इसके अनुसार हम क्या कहेंगे कि यह जो घर है वो स्थित कहाँ पर है, दक्षिण और पूर्व में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, दक्षिण और पूर्व में। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अगर हम और क्वेश्चन की बात करें तो और आप क्वेश्चन जो देखेंगे, तो क्वेश्चन में जैसे क्या होता है कि कुल दूरी कैसे होगी, क्योंकि अभी तक हमने जो बताया है उसमें आप सीधी दूरी देख लिए, तिरछी दूरी देख लिए, अब कुल दूरी भी देख लीजिए कि कुल दूरी भी क्या होती है। क्योंकि जानकारी रहेगी तभी तो आप जानेंगे, और तभी तो आपको पता चलेगा कि जो दूरी हम पढ़े हैं ये दूरी थी कि नहीं थी। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन है, ममता अपने घर से स्कूल के लिए पूरब दिशा में 25 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलती है, तथा फिर बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलकर स्कूल पहुंच जाती है। तो बताइए कि घर से स्कूल तक जाने में ममता ने कुल कितनी दूरी तय की है। तो चलिए इसको देखिए। तो ममता अपने घर से स्कूल के लिए पूरब दिशा में, जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, पूरब दिशा में निकलती है। ये है आपका पूरब, कितना चलती है, पूरब दिशा में 25 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर, दाएं हमेशा क्लॉक दिखाएगा, तो कितना दाएं मुड़कर कितना चल रही है, 30 चल रही है, यानी इस 25 से थोड़ा सा ज़्यादा चलेगी, और कितना 5 किलोमीटर, तथा फिर बाएं मुड़कर के, अब बाएं मुड़कर कितना चल रही है, 50 किलोमीटर चल रही है। अब अगर यहाँ बाएं मुड़ेगी तो एंटी क्लॉक, यानी ये बाएं मुड़कर कितना चली, 50 किलोमीटर चली, और 50 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या हो गया, स्कूल पहुँच गई। और जब स्कूल पहुँची तो आप जानते हैं कि जहाँ पर आप रुकेंगे वही आपका अंतिम स्थान, और जहाँ से आप चलेंगे वही आपका प्रारंभिक स्थान है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो बताइए कि घर से स्कूल तक जाने में ममता ने कुल कितनी दूरी तय की है। तो देखिए जरा, आपसे स्पष्ट रूप में पूछ रहा है कि कुल दूरी बताइए, है ना। तो जब आपसे कुल दूरी पूछता है तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप चलते हो
वैसे वैसे दूरी को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो सबसे पहले आप 25 किलोमीटर चले तो 25 किलोमीटर प्लस फिर 30 किलोमीटर चले हैं तो 30 किलोमीटर प्लस फिर 50 किलोमीटर चले हैं तो 50 किलोमीटर। अब अगर इनको ऐड किया जाए तो 50 30 80 हो जाएगा और ये आपका 25 कितना हो जाएगा, 105 किलोमीटर। ये आपकी निकल कर आ गई कुल दूरी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान दीजिए, तो ये आपकी जो थी टोटल 3 दूरियां थी जिस पर आपको मैंने दिखाया कि जब आपका क्वेश्चन रखा जाता है तो उसमें क्या होगा कि अगर आपसे दूरी पूछेगा तो वो दूरी या तो सीधी दूरी होगी और या तो तिरछी दूरी होगी। और इन दूरियों को आप तभी पकड़ पाएंगे जब आपका डायग्राम बनेगा, और जब डायग्राम बनेगा तब आपको पता चलेगा कि ये सीधी है कि तिरछी दूरी है। और जहां तक हम बात करें कुल दूरी की, तो ये तो स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में ही दे देता है कि कुल दूरी बताइए। बताइए इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे क्वेश्चन रख रहे हैं, और नहीं तो इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी और ना कोई दिक्कत होगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपका डायरेक्शन में बेस एक बार अगर मजबूत हो गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अगर हम इसी तरह बात करें और क्वेश्चनों की, तो जैसे मान लीजिए हम चौथा क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, यदि पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाए और दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो बताइए कि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, ये भी जरा ध्यान दीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जा रहा है, यानी अभी तक डायरेक्शन में आप घूम रहे थे, ठीक है, अब डायरेक्शन को ही घुमा दे रहा है। और जब डायरेक्शन को ही घुमा दे रहा है तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका उत्तर पूर्व आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे दक्षिण पूर्व आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे आप तो आपके सामने दक्षिण पश्चिम आ जाएगा, और ये डिवाइड होगा तो उत्तर पश्चिम निर्धारित करेगा। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है यदि पूर्व को क्या कहा जा रहा है, उत्तर पूर्व कहा जा रहा है। दोस्तों देखिए, पूर्व ये है, लेकिन अब इस दिशा को हटा के यहाँ पे क्या लाया गया, उत्तर पूर्व ले आए, ठीक है, उत्तर पूर्व ले आए। और जब इसको उत्तर पूर्व लेके आए हैं और आगे कह रहा है कि दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, तो ये देखिए ये आपका दक्षिण है और इसको क्या कह रहा है, अब कह रहा है ये दक्षिण पूर्व है भैया, यहाँ से दक्षिण को हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि दक्षिण जब हटेगा तभी दक्षिण पूर्व तो वहां जाएगा। इसीलिए तो कह रहा है ना कि पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाए और दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए। तो बताइए कि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो उत्तर पश्चिम आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ये इसको क्या कहा जाएगा, क्योंकि यहां भी तो कोई ना कोई दिशा जाएगी, क्योंकि आपकी अगर दिशा बदल रही है, अगर एक दिशा जितने डिग्री घूम रही है और जिस दिशा में घूम रही है उसी दिशा में आप प्रत्येक दिशा को घुमा देंगे। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर एक दिशा पूरब में जा रही है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारी एक दिशा 45 डिग्री क्लॉकवाइज जा रही है तो सारी की सारी दिशाओं को आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज में घुमा देंगे। अगर आपकी दिशा 135 डिग्री एंटी क्लॉक जा रही है तो सारी की सारी दिशा आप क्या करोगे, एंटी क्लॉक 135 डिग्री घुमा दोगे, ठीक है। तो देखिए अब जरा ध्यान दीजिए, आखिर आप अगर देख रहे हैं तो उत्तर पूर्व तो ये है ना, और उत्तर पूर्व ये है, तो ये कहाँ चला गया है, ये देखिए
ये यहाँ से उठ करके पूर्व में चला आया है, तो यानी कि 45 डिग्री, और 45 डिग्री किधर आया है दोस्तों? क्लॉक आया है। ध्यान दीजिए, किधर आया है? क्लॉकवाइज आया है। ठीक है, इसका मतलब एक दिशा 45 डिग्री क्लॉक जा रही है, तो सारी दिशाएं आप 45 डिग्री क्लॉक कर दीजिए। तो देखिए, इसको हमने यहाँ उठा के किया, तो इसका मतलब ये उठकर यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये देखिए 45 है ना, तो ये आपका पूर्व हो जाएगा। अब ये दिशा उठ करके यहाँ चली आएगी, देखिए है कि नहीं है, और ये उठकर यहाँ चली जाएगी। ठीक है, और ये उठकर तुरंत यहाँ चली जाएगी। और अगर हम इसकी बात करें पश्चिम की, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये उठकर चला जाएगा उत्तर में। ठीक है, और आपका जो उत्तर है ये उठकर चला आएगा आपके उत्तर पूर्व में आ जाएगा। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इतना समझ आने के बाद अब आपसे क्या पूछ रहा है, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? ये देखिए उत्तर पश्चिम ये है, और इसको क्या कहा गया? पश्चिम कहा गया। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने आपको डायरेक्शन में घुमा के बताया है, लेकिन जब इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे और जब इस पर क्वेश्चन कराएंगे, तब वहाँ पे हम आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे, तब आपको डायरेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ अभी आपके लिए एक इंट्रोडक्शन के पर्पज़ से रखा जा रहा है क्वेश्चन, कि आप देखिए कि कैसे क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला लिखिए, लिखिए महेश 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 उत्तर दिशा में खड़ा होकर 4 बार बाएं, 3 बार दाएं और 7 बार बाएं घूमता है, तो घूमने के बाद वह अपने आप को किस दिशा में पाएगा? देखिए दोस्तों, इस पर भी ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि महेश उत्तर दिशा में खड़ा होकर, ये देखिए हमने डायरेक्शन बना दिया। ठीक है, और डायरेक्शन बनाने के अनुसार ज़रा ध्यान दीजिए, ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है, और जब कह रहा है कि महेश उत्तर दिशा में खड़ा है, तो इसका मतलब उत्तर आप देख रहे हैं ऊपर की ओर है, और जब ऊपर की ओर है तो ये हमने महेश को खड़ा कर दिया। अब खड़ा करने के बाद क्या कह रहा है कि 4 बार बाएं, इसका मतलब महेश को आप क्या करेंगे, यहाँ से आप 4 बार बाएं घुमाएंगे। और बायां क्या दिखाता है? एंटी क्लॉक दिखाता है। एंटी क्लॉक ये है ना। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये देखिए यहाँ पहुँच गया। फिर इसके बाद कह रहा है 3 बार दाएं। अब यहाँ से आप 3 बार दाएं ले जाएंगे, यानी क्लॉकवाइज, ये आपका जाएगा 1 2 3, अब यहाँ पहुँच गए। फिर कह रहा है 7 बार बाएं। अब यहाँ से आप 7 बार बाएं जाएंगे, तो 7 बार बाएं घूमेंगे, यानी एंटी क्लॉक, ये है ना आपका। तो 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पहुँच गए दोस्तों? अब इसके बाद क्या घूमने के लिए कहा है क्या आपको? नहीं कहा है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे आप अंतिम स्थिति में हैं, और जब अंतिम स्थिति में इस दिशा में हैं, तो कह रहा है तो घूमने के बाद वह अपने आप को किस दिशा में पाएगा? उत्तर दिशा में पाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? और बाकी आप परेशान ना होइए, इसका भी शॉर्ट तरीका है, ये हम आपको चैप्टर में बताएंगे, परेशान मत होइएगा। चलिए, और इस पर भी जो तरीका है वो शॉर्ट तरीका है, और शॉर्ट तरीका क्या है, अगर आपको 78 बार 70 बार 72 बार जितनी बार वो नचा दें, तो आपको डायरेक्शन बनाने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप शॉर्ट तरीके से, चाहे वो 200 400 600 800 जितनी बार वो नचाना चाहे, आप शॉर्ट तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका। सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय ममता और संध्या छत पर खड़े होकर आपस में बात
कर रहे हैं। यदि ममता की छाया संध्या के दाएं पड़ रही है तो बताइए कि संध्या का मुख किस दिशा की ओर होगा। देखिए दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन जो हैं ये सूर्योदय और सूर्यास्त पर आधारित हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए, जिधर आपका प्रकाश होगा कभी उधर कभी छाया नहीं बनती है। इसका मतलब जिधर से प्रकाश आएगा उधर कभी भी ना प्रतिबिंब देखने को मिलेगा, ना कोई परछाई दिखेगी और ना कोई छाया दिखेगी। क्योंकि जो छाया होती है या कोई प्रतिबिंब होता है या कोई परछाई जो होती है वो हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में होती हैं। और जब प्रकाश के विपरीत दिशा में होगी तो हम कह सकते हैं कि ध्यान रखिए कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश का अंधेरा क्या होता है, अपोजिट होता है। तो प्रकाश का विलोम जब अंधेरा होता है तो अंधेरा क्या है, एक छाया है। और जब ये एक छाया है तो हमेशा अपोजिट दिशा में बनेगा। और जब अपोजिट में बनेगा तो अपोजिट दिशा में ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये देखना है कि अगर छाया अपोजिट में जा रही है तो प्रकाश इसके अपोजिट में पड़ रहा है। और अपोजिट में पड़ रहा है तो जो खड़े हुए पर्सन हैं वो कहाँ पे खड़े हैं और कैसे खड़े हैं। और बात करने का तरीका यही होता है कि अगर हमारे सामने कोई खड़ा है तो हमारे आमने सामने खड़े होकर हमसे बात करेगा, यानी हम उसके सामने होंगे और वो हमारे सामने होगा। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने कहा कि छाया जो होती है हमेशा क्या होती है, छाया दोस्तों जो होती है ये हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में बनती है। और जब प्रकाश के विपरीत में बन रही है तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो छाया होगी उसकी दिशा प्रकाश के विपरीत में होगी। और जब प्रकाश के विपरीत में होगी तो जरा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में। तो उसने कहा कि सूर्योदय के समय ममता और संध्या छत पर खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं। ये देखिए, आमने सामने खड़े होंगे तभी तो बात करेंगे, क्योंकि बात जब की जाती है तो आमने सामने खड़े होकर ही बात की जाती है, तो वो बात होती है। ये नहीं कि हम बाएं दाएं खड़े हो जाएं तो हम बात कर रहे हैं, नहीं। डिस्कशन का यही अर्थ होता है कि आप हमारे सामने खड़े होइए तब बात हमसे करिए। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए आमने सामने हमने खड़ा कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, आमने सामने तो खड़ा कर देंगे लेकिन इसका बायां दायां पहले कंफर्म कर लीजिएगा। तो अगर हम बाएं दाएं की बात करें तो जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम इसका बायां और इसका दायां चेक करें कि क्या होगा और इसका बायां और दायां चेक करें तो क्या होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके सामने है, इसका मतलब ये है कि अगर ये आपके सामने है तो ये आपके अपोजिट में होगा। तो इसका मतलब आपका जो बायां होगा इसका क्या होगा, दायां हो जाएगा। और जो आपका दायां होगा इसका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपके विपरीत में खड़ा है तो जो आपका बायां इसका दायां और जो आपका दायां वो इसका बायां हो जाएगा। इसी तरह इसको देखिए, ये आपके अनुसार खड़ा है, इसका मतलब आपका बायां ये है और ये आपका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बात कर रहे हैं, यदि ममता की छाया संध्या के दाएं पड़ रही है। किसकी छाया है दोस्तों, ममता की। और ममता कौन है, किसी पर भी नाम दे दीजिए, चाहे इसको ममता बना दीजिए चाहे इसको, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम इसी को नाम दे देते हैं ममता और इसको संध्या नाम दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, यदि ममता की छाया, किसकी छाया, ममता की छाया जो है वो संध्या के किधर जा रही है, दाएं जा रही है। ध्यान दीजिए, कह रहा है ममता की छाया, यानी छाया किसकी है, ममता की, लेकिन कहाँ जा रही है, संध्या के दाएं जा रही है। इसका मतलब कि ममता की छाया संध्या के दाएं जा रही है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि संध्या की जो छाया होगी वो ममता के बाएं जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गया ना।
चलिए, तो इधर आप देख रहे हैं कि इधर आपकी छाया बन रही है, तो अगर इधर छाया बन रही है तो क्या इधर प्रकाश होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो छाया होती है वो हमेशा प्रकाश के विपरीत में होती है। तो प्रकाश जो होगा छाया के विपरीत में होगा, और इसका विपरीत क्या है? ये है, इसका मतलब प्रकाश इधर है। और जब प्रकाश इधर है तो जरा ध्यान दीजिए, वो प्रकाश कैसा है? सूर्योदय वाला प्रकाश है। और जब सूर्योदय वाला प्रकाश है तो ये आपका पूरब होगा, और वो पूरब होगा तो ये आपका पश्चिम कहलाएगा, और जब ये पश्चिम कहलाएगा तो ये आपका उत्तर कहलाएगा, और जब ये उत्तर कहलाएगा तो ये आपका दक्षिण कहलाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो बताइए कि संध्या का मुख किस दिशा की ओर है? ये देखिए दोस्तों, ये संध्या है, और संध्या अगर इसके सामने देख रही है तो ऊपर देख रही है, और जब ऊपर देख रही है तो ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? उत्तर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरह से दोस्तों इस पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में दिखा दिए हैं। बाकी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपको चैप्टर में मिलेंगे। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो वहाँ सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, और इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए कि हमें डायरेक्शन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।